जय हिंद एवरीवन। और मैं आज आपको ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। ऑलरेडी इसकी जो ब्रीफिंग है वो MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आउट कर दी है। कर्नल सोनिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने काफ़ी अच्छी इसकी ब्रीफिंग दी। आप जाके पक्का यूट्यूब पे या कहीं पर फुल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको थोड़ा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगी ताकि एक आम जनता, आम नागरिक उसको अच्छी तरह से समझ पाए। सो ये ऑपरेशन जो सिंदूर है वो 6 मई रात में 1:05 से लेकर 1:30 तक करा गया। ये जो ऑपरेशन था वो पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 को जो अटैक हुआ, जिसमें टोटल 26 लोगों की हत्या की गई, जिसमें से 25 लोग हमारे भारतीय थे और एक नेपाल से थे। उनको बहुत ही बेदर्दी से और कायरता से मारा गया। उनकी फैमिली के सामने उनके सर पे हेडशॉट्स लिए गए। इस पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली TRF ने। TRF का मतलब है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और लश्कर तैयबा LET बोलते हैं उसको, उसका ये छोटा बच्चा है। देखने के लिए तो LET एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिटेंट है, वो पीछे में रहती है और सामने से किसको मारती है? TRF को। TRF जनरली 2019 में इसका जन्म हुआ और इस बात को इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी पोर्टल्स में बताया भी था। 2023 और 24 में भी इस चीज़ को रखा गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। चलिए बात करते हैं LET की। LET क्या है? लश्कर तैयबा क्या है? पहले हम बोलते हैं लश्कर तैयबा जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आर्मी ऑफ द प्योर, और इसकी शुरुआत हुई सन 1980 में। इसका एकमात्र टारगेट यही है कि वो JNK को हटा के भारत से अलग करके पाकिस्तान से जोड़ दें। उसके बाद एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद का मतलब होता है आर्मी ऑफ द मोहम्मद। ये 2000 के आसपास इसका निर्माण हुआ और इनका भी वही टारगेट था कि कश्मीर को पूरा पूरा पाकिस्तान से मिलाना है। अब मैं थोड़ा सा कांड बताती हूँ तो आपको रियलाइजेशन होगा कौन क्या है। अगर हम 2001 का पार्लियामेंट अटैक सोचें या हम पुलवामा अटैक सोचें 2019 का, इसमें कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया जाता है। अगर हम बात करें मुंबई अटैक की जो ताज पे हुआ था, उस पर लश्कर तैयबा भी TRF ने क्लेम किया है कि जो ये पहलगाम का अटैक हुआ है वो उन्होंने किया। और MEA की अगर आपकी ब्रीफिंग आज आप सुनेंगे तो उसमें ये चीज़ उन्होंने, मिनिस्ट्री ने पूरी खुल के मीडिया पे बताई है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में मैक्सिमम बड़े बड़े कंट्रीज में बैन है और इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। स्टिल इनका रहना, खाना पीना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, फंडिंग, सपोर्टिंग, सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मैं देख रही हूँ मेरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की मैसेजेस और गाली गलौच सब आ रहे हैं। आपको हमें ना करके अपनी गवर्नमेंट को गाली गलौच करना चाहिए जो ये सब सपोर्ट करता है। याद रखिए, आप जब अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे आप टेररिस्ट का सपोर्ट करेंगे। सो टोटल 9 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पाए गए, जहां उनके ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, जंगल ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, जहां उनका बेस है, जो उनका स्टेजिंग एरिया है, जहां से वो लॉन्च पैड उठाते हैं, जहां से वो वापस आते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे 9 लोकेशंस को चूज किया गया, जिसमें से 5 लोकेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK जिसको POJK बोलते हैं वहां थी और 4 लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर थी। मतलब लोकेशन सेम हो सकती है, मतलब पॉइंट्स बता रही हूं आपको। टोटल 9 इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया गया है जो कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे। बहुत ही डिलीजेंस से हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल में सैनिक इंस्टॉलेशंस को नहीं छुआ गया है, मासूम सिविलियंस को नहीं छुआ गया है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है गाइस। तो कहीं से भी कोई भी टाइप की आपको न्यूज ये सब सुनने को मिलता है, याद रखें इनका तो काम ही यही है, झूठ को फैलाना। ये कभी नहीं मानेंगे, ये सिर्फ फैलाएंगे। सो किसी भी टाइप की पाकिस्तान से आई हुई न्यूज को खारिज किया जाए और जो सरकार हमें बता रही है, जो हमने किया है, ये एक तरह से हमारा एक तरह से रिवेंज था हमारे उन देशवासियों के लिए जिनको ऐसे निहत्था मारा गया। याद रखिए, इसके ऊपर बहुत सारी कमेटियां बिठाई गई, इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करी गई और इतने दिनों जब जांच पड़ताल की गई और इतना कुछ हुआ तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई हुई और पाकिस्तानियों तक ये बातें पहुंचाई गई। लेकिन उनकी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कुछ करेंगे। कुछ करने के बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने के बजाय, उन लोगों को सजा देने के बजाय, कोर्ट तक खींचने के बजाय ये आरोप ही लगाते रह गए।
इसलिए इंडिया ने ये कदम उठाया, क्योंकि इंडिया को ऐसा है कि आगे चल के भी ये रुकेंगे नहीं और ये सेम चीज़ हमारे भारत में करेंगे। तो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ उठाया। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं, प्लीज़ सपोर्ट दिस कॉज। दिस इज़ फॉर आवर ओन कंट्री, दिस इज़ फॉर आवर नेशन। चलिए थोड़ा सा जोग्राफिकल व्यू समझते हैं। देखिए, जब हम इंडिया का नक्शा देखते हैं तो ऊपर हमें ऐसा दिखता है ना, सबसे नीचे जम्मू, फिर कश्मीर, फिर इधर लद्दाख, फिर इधर चाइना का ऑक्यूपाइड, जो चाइना ऑक्यूपाइड थोड़ा पार्ट है, एंड देन इधर इज पीओके, कश्मीर के ऊपर ही पीओके है। सो जब हम बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो हम बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके की बाउंड्री। उस बाउंड्री का नाम एलओसी रखा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, शिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद। उससे पहले वो सीज फायर, जेएनके, ये सब बोला जाता था उसको। लेकिन आईबी क्या होता है? इंटरनेशनल बाउंड्री। क्योंकि जो आप ब्रीफिंग अगर सुनेंगे एमईए की, तो उसमें बार बार वो एलओसी और आईबी कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए सब क्या है। इंटरनेशनल बाउंड्री एक बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो आईबी का पार्ट नहीं बनता, वो एलओसी का पार्ट बनता है। तो अगर ये मेरा इंडिया है और ये मेरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उसके बीच की जो रेखा है वो दोनों मिलिट्री की सहमति से एग्रीमेंट बनाया गया, जिसके तहत दोनों कंट्रीज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगी, अपनी अपनी जगहों की मेंटेन करेंगे, और उस पर अपने अपने जो भी उनको सिक्योरिटी के लिए बिठाना है वो बिठा सकते हैं। ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड आईबी। सो नाउ मैं उन 9 टारगेट्स के बारे में बताना चाहती हूँ जहां जहां हमारे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन फोर्सेस ने काम किया है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ब्रीफिंग आज दी है, जिसमें उन्होंने सारे 9 टारगेट्स के बारे में समझाया है। तो मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ जो आपको थोड़ा सा उसको समझ में आ जाए। पहला टारगेट है सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद। ये जगह जो है ये पीओजेके के अंदर आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके के अंदर आती है। मैप याद रखिए, अभी हम एलओसी वाले एरिया में है, ठीक है। और 30 किलोमीटर अंदर है ये एलओसी से, 30 किलोमीटर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके की तरफ है। यहां पर लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में जो अटैक्स हुए थे, या 2025 में जो पहलगाम में अटैक्स हुए थे, उनकी ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई है। दूसरे कैंप की तरफ चलते हैं, सैयदीना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद। अगेन ये स्टेजिंग एरिया होता है जैश ए मोहम्मद का। यहाँ पर दुनिया भर की जंगल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग इतने टाइम तक जंगल में सर्वाइव कर लेते हैं उस खाने वाने के साथ, ये सब ये लोग यहाँ देते हैं। सोच रहे होंगे कि स्टेजिंग एरिया क्या होता है। भाई स्टेजिंग एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इंसान, हथियार, सप्लाई इकट्ठा रहती है, वहाँ से अटैक लॉन्च होता है, ठीक है। मतलब वहाँ से ये अपना सारा सामान उठाएंगे और फिर जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे। उसके बाद ये रिकवरी भी कर सकते हैं, मतलब रेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब जा रहे हैं तो वापस जब आना है तो वहीं पर आएंगे, वहीं पर रेस्ट करेंगे, जाएंगे और फिर आएंगे। वो जगह को स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। तो जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया था ये वाला कैंप मुजफ्फराबाद को, जो सेकंड टारगेट उड़ाया गया। थर्ड पे आते हैं कोतली में। अगेन ये जो जगह है पीओजेके में है, लोकेशन 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर की तरफ है। और यहाँ पर भी लश्कर तैयबा का कैंप था, ये गुलपुल कैंप कहलाता है। 2024 और 2023 में जो तीर्थ यात्रियों पर जो अटैक किए गए वो यहीं से किए गए। जब कोतली की बात चले तो कोतली का दोबारा नाम आता है अब्बास कैंप की तरफ। ये अगेन पीओजेके में ही है, एज यू नो। एंड इसका लोकेशन है 13 किलोमीटर एलओसी से अंदर। एलईटी के जितने भी लश्कर तैयबा के जो फिदायीन कहते हैं ना, फिदायीन का मतलब समझते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने जा रहे होते हैं। सुसाइड बॉम्ब सुने आपने, जो लोग सुसाइड हो जाते हैं या ये जायज़ ले रहे हैं क्योंकि उनको मरना ही मरना है, सो फिदायीन बोलते हैं। यहाँ फिदायीनों की तैयारियां होती हैं गाइज इस कैंप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट पीओजीके के अंदर वो है भिम्मर। ये 5वां कैंप है हमारा भिम्मर में। ये एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर हथियार की हैंडलिंग, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। इतना तो पीओजीके में जो 5 टारगेट करे वो। अब हम 4 टारगेट्स की बात करेंगे जो पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर आती है, जो आईबी के अंदर आती है, कैंप इन पाकिस्तान। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जल कैंप की, जो सियालकोट में है। सियालकोट जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी के 6 किलोमीटर अंदर है। 2025 में जेएनके पुलिस पे जो अटैक हुआ था वो इसी कैंप के द्वारा हुआ था, मतलब लोग यहाँ पर ट्रेन होते थे। अब हम बात करेंगे महमूना जोया कैंप, जो कि दोबारा सियालकोट में है और इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी से 8 से 12 किलोमीटर अंदर की तरफ है। इस कैंप के द्वारा पठानकोट पे जब हमला हुआ था, इस कैंप के द्वारा होता है। जम्मू में जितने भी आतंक फैलाने का जो कोशिश की जाती है उसी कैंप से जनरली की जाती है।
अब जो 8वां कैंप है वो है मरकज़ ताइबा मुर्दिगे। ये जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मुंबई में जितने भी अटैक हुए ना, वो जो कसाब की ट्रेनिंग थी जब ताज में होटल में हुआ था, वो सब यहीं से ऑपरेट किया गया था। और आखिरी कैंप जो उड़ाया गया वो है मरकज़ सुबहान अल्लाह भवालपुर, जिसकी आप वीडियोस देख। इसमें जनरली ट्रेनिंग, इंडॉक्टरेशन, असाइनमेंट, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मतलब इन्हें अपने ही ऑफिस बना रखे हैं पूरे वहाँ पर, ये सब है। इनमें से कोई भी कैंप सैनिकों का ठिकाना नहीं है। ये सारे मिलिटेंट के टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। जिसको जो बोलना है वो आप बोलने दीजिए। याद रखिए, पाकिस्तान के खुद के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर आसिफ का भी आप वो बीबीसी का इंटरव्यू कभी ना भूलें, जो उन्होंने रिसेंटली अभी कुछ ही 2-3 हफ्ते पहले ही दिया था। और उन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तान है वो डेकेड्स से ये चीज़ें कर रहा है, पाल रहा है, बना रहा है। तो जो भी लोग हैं जो जिस भी देश के हैं, अगर वो अपने देश को इस तरह सपोर्ट करेंगे जो इन कामों में है, तो धिक्कार है उन देशवासियों को भी। याद रखेंगे जब अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, थैंक यू सो मच, धन्यवाद कि आपने मुझे सपोर्ट किया, तो उस पर कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तुम धर्म के साथ हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज पूरा भारत एक है और हर भारतीय के अंदर ये चीज़ है, क्योंकि ये अधर्म हुआ था और हम सब अधर्म के खिलाफ हैं। हम में से कोई भी इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली काम किया है, बहुत ही छठे हुए टारगेट्स को उठाया है, स्पेशली ऐसी जगह उठाया जहाँ पे सिविलियंस की पॉपुलेशन नहीं है। और जनरली ऐसा कहते हैं ना, बिल्कुल ही सोच समझ के कार्यक्रम किया गया है। सो किसी भी टाइप का कमेंट्स, दबाव, ये वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो वॉर शुरू भी नहीं हुई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो ऑपरेशन चल रहा है। डिपेंडिंग कि वहाँ से क्या आता है, एंड देन इट विल एस्केलेट, इट विल गो, एंड वी एज अ सिविलियंस, एज इंडियंस, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।